नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आज बीजेपी संसदीय दल की विशेष बैठक होने जा रही है। संसद सत्र की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल की ये विशेष बैठक होने जा रही है। जनता से संवाद को लेकर सांसदों को दिशा निर्देश वो देते नजर आएंगे। बैठक में पार्टी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहने वाले हैं। आगामी कार्यकर्ताओं के लिए पीएम से दिशा निर्देश लेंगे नड्डा। तो बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी संसदीय दल की विशेष बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो संसद सत्र की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार संसद का जो सत्र है वो प्रभावित हो रहा है। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये विशेष बैठक है। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल की विशेष बैठक है और आपको बता दें कि जनता से संवाद को लेकर सांसदों को यहां पर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए। बैठक में पार्टी के दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहने वाले हैं। आगामी कार्यक्रमों के लिए पीएम से दिशा निर्देश यहां पर जेपी नड्डा लेते नजर आने वाले हैं। तो इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन संसद सत्र की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार संसद का ये जो मानसून सत्र है वो प्रभावित हो रहा है और इसको देखते हुए रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही फीडबैक यहां पर लिया जाएगा, किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, जनता से संवाद किया जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जा सकता है। तो आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इस दौरान पीएम से दिशा निर्देश नड्डा लेते नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहद करीब है। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जानी है और यही वजह है कि ये विशेष बैठक जो कि आज के दिन आयोजित की गई है, सुबह 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रयागराज से खबर, जहां ज्ञानवापी विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एएसआई सर्वे आदेश सिविल वाद की वैधता पर सुनवाई आज है। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश पांड्या की बेंच में ये बड़ी सुनवाई की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। सिविल वाद की वैधता को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका, आज हाईकोर्ट में इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान क्या आज फैसला आता है कि नहीं, और अगर आज फैसला आता है तो क्या फैसला आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। तो ज्ञानवापी विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एएसआई सर्वे आदेश सिविल वादता पर सुनवाई आज होनी है। वहीं दिल्ली से खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। आज ये बैठक है, केंद्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की विशेष बैठक होगी। विभिन्न सांगठनिक विषयों में भूमिका को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों का फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर इसमें चर्चा होगी। कार्यक्रमों में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। गांव में प्रवास कार्यक्रमों को लेकर बनेगी आगे की योजना। वहीं आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के दौरे पर है और ऐसे में संभव है कि वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो मिशन 2024 में बीजेपी अब पूरी तरीके से जुट गई है। अब यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली से खबर है, जहां संजय सिंह मॉनसून सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन पर बवाल मचा हुआ है। संसद के बाहर पूरी रात चला विपक्ष का धरना। संजय सिंह के समर्थन में उतरे कई विपक्षी नेता। सांसद राम गोपाल यादव, इमरान प्रतापगढ़ी और इसके समेत कई ऐसे सांसद हैं जो समर्थन में उतर आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
उनको निलंबित कर दिया गया है शेष अवधि के लिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन पर अब बवाल मचा हुआ है। संसद के बाहर पूरी रात विपक्ष का धरना चला। संजय सिंह के समर्थन में अब कई विपक्षी नेता उतर आए हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, निलंबन की कार्रवाई किस लिए हुई, क्या वजह रही? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा कि जब से मणिपुर मामले में वीडियो वायरल हुई उसके बाद लगातार मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई लगातार नहीं चल पा रही है। तमाम जो विपक्ष के सांसद है वो हंगामा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। इसी बीच कल संजय सिंह भी, जो कि राज्यसभा सांसद है, वो वेल तक पहुंच गए और कहीं ना कहीं वो चर्चा चाहते थे कि मणिपुर मामले में सरकार जवाब दे। जब पूरा वाकया हुआ तब वो वेल तक पहुंचे और जो सभापति है जगदीप धनखड़, उन्होंने सीधे तौर पे उन्हें कहा जाकर वो कुर्सी पर बैठ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो। इसके बाद पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बकायदा एक प्रस्ताव लेकर वो आए और कहीं ना कहीं ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हो गया और संजय सिंह को इस मानसून सत्र में बचे हुए अवधि के लिए कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद आप देखिए देर रात तक तमाम जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जो संसद भवन के अंदर गांधी जी की प्रतिमा है वहां पे धरने पर बैठे रहे और इस दौरान भी तमाम तरीके से केंद्र सरकार पर लगातार वो जुबानी तौर पे हमले करते रहे। पीयूष, कब तक के लिए निलंबित किया गया है? देखिए, हम बात करें तो मानसून सत्र की बची हुई जितनी अवधि है उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, यानी कि इस पूरे सत्र में संजय सिंह हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इनको इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। तो अगर हम बात करें तो जब तक ये मानसून सत्र चलेगा तब तक संजय सिंह इस पूरे सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है पीयूष, अब इस पे बवाल भी मचता नजर आएगा और बवाल हो भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अब तक साझा की। तो लखनऊ से खबर है, जहां गोंडा मेडिकल कॉलेज के 2 एक्सरे टेक्नीशियन निलंबित हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर अनियमितता के मामले में जेई और लेखाकार बर्खास्त किए गए हैं। रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। दोनों आरोपी एक्सरे टेक्नीशियन को निलंबित करने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। तो यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 एक्सरे टेक्नीशियन निलंबित हो गए हैं और यहां पर निलंबन की बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल एक वीडियो जो कि वायरल हुआ था, रिश्वत लेता ये वीडियो था। अनियमितता के मामले में जेई और लेखाकार को, माफ कीजिएगा, बर्खास्त कर दिया गया है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद दोनों आरोपी एक्सरे टेक्नीशियन को यहां निलंबित कर दिया गया है। तो अनियमितताएं थी इस मामले में, जेई और लेखाकार भी बर्खास्त। रिश्वत लेता हुआ एक वीडियो जो कि वायरल हुआ था और इसका खुद संज्ञान लिया था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, यहां पर रिश्वत लेता एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी एक्सरे टेक्नीशियन को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, इस तरह के वीडियो पहले भी वायरल होते रहे हैं जिसमें तमाम तरह की कार्रवाइयां भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिर अपनी जिम्मेदारी बखूबी क्यों नहीं निभाते। निश्चित तौर पर एक बार फिर 2 टेक्नीशियनों के जिसको देते हुए वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद जो डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए जो है दोनों को जो है निलंबित किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई एक आगे आने वाले समय में काफी कारगर साबित हुई, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है चिकित्सा विभाग में कभी अस्पतालों में महिलाएं जाती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका अबॉर्शन कराना होता है, उस पर धांधली चलती है कि आप आइए 2 चुप करा देंगे। साथ ही साथ दूसरी ओर होता है कि जिस दौरान डिलीवरी होती है उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो मरीज होते हैं उसके परिजनों को दबाव बनाए, पैसा दें। तमाम बार शिकायतें आती है, तमाम बार ऐसे वीडियो आते हैं और कहीं ना कहीं अब इसमें ऐसे वीडियो की कार्रवाई का होना शुरू है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस तरह के जो कर्मचारी हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद रहेगी। बिल्कुल, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैसेज भी ये होगा अश्विनी। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि जेई और लेखाकार को भी बर्खास्त इस पूरे मामले में किया गया है।
बिल्कुल कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी कार्रवाई को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ने कहा है, सीएम जो सीएमओ हैं उनको जांच के लिए कहा कि पूरी विस्तृत जांच की जाए इसकी, और जो लोग इसमें और संलिप्त हैं उनको भी जांच में शामिल किया, उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो के बारे में समझाइए अश्विनी, इस वीडियो में क्या था जो वीडियो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ने लिया और उसके बाद इस कार्रवाई के आदेश दिए? बिल्कुल बताया जा रहा है कि वीडियो है उसमें कुछ लोग एक हैं, उनसे बातचीत हो रही है, जिसमें जो टेक्नीशियन है, तमाम अन्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में वीडियो को इसने चुपके बना दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी। आगरा में बीते दिनों एमपी के सीधी में हुए पेशाब कांड जैसा मामला सामने आया है। यहां दबंगों ने एक युवक के चेहरे पर पेशाब किया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। सड़क पर हुई इस घटना में युवक खून से लथपथ दिख रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े युवक के चेहरे पर पेशाब की गई। अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा, आगरा में सीधी कांड जैसा ही एक केस सामने आया है, इस वीडियो के बारे में बताइए और इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी? मैं आपको बता दूं सपना जी, इस प्रकार एक वीडियो वायरल हुआ, इसी प्रकार आपने एक पेशाब कांड का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसका हालांकि आनंद फानन में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी पिटाई कर रहे हैं दबंग युवक और लहूलुहान उसी हालत में वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसे बताया जा रहा है आदित्य नाम का जो दबंग युवक है वो पहले भी कई बार होटलों में तोड़फोड़ कर चुका है, कई बार दबंग में वो जेल भी जा चुका है। तो उस व्यक्ति के द्वारा ये मारपीट की गई और पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी है। डीसीपी सूरज राय ने जानकारी दी कि ये हालांकि वीडियो 2 या 3 महीने का जरूर बताया जा रहा था, लेकिन उसने आनंद फानन में पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उन लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि ये वीडियो वायरल नहीं होता सोशल मीडिया पर, मध्य प्रदेश जैसा बड़ा कांड नहीं होता, तो निश्चित तौर से ये वीडियो काफी दिनों से यदि हो सकता है इस पर कार्रवाई भी नहीं होती। तो इसके बाद एमपी के बाद जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है, तो ये महकमे में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि जिस प्रकार वहां कार्रवाई की गई थी, इस प्रकार युवक के परिवार के घर कोई कार्रवाई होगी या इसी प्रकार जेल भेजकर केवल खाना पूर्ति की जा रही थी। कृष्णा, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो कौन लोग हैं? क्या आपसी रंजिश थी जिसके चलते ये मारपीट की गई और इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? बताया जा रहा है सपना जी, इस प्रकार के जो आदित्य नाम का जो दबंग युवक है, ये सिकंदर क्षेत्र में बहुत ही काफी लंबे समय से इस तरह का दबंग युवक रहा है और कई बार इसके जो साथी हैं, अन्य जो साथी बताए जाते हैं, ये कई बार होटलों में तोड़फोड़ कर की है इनके माध्यम से, और ये चोर वसूली जैसे मामलों में चोर वसूली की मामला जानकारी बताया कि वो चोर वसूली या अन्य जो वहाँ नहीं देते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। और भी ये कोई मामला कोई रंजिशन अभी नहीं बताया गया, ये बताया गया कि ये दबंग युवक है जिसके चलते मारपीट की गई और इस तरह का वाकया सामने आया और पुलिस ने आनंद फानन में इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की है। ठीक है कृष्णा, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के फेज 2 इलाके में स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग और धुआं उठता देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आनंद फानन में फैक्ट्री को खाली कराया गया। सूचना पर दमकल की करीब 30 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं डीसीपी ने बताया है कि आग फैक्ट्री के देर शाम को लगी थी। हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। फिलहाल काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग से लाखों का माल, मशीनरी जो है वो जलकर खाक हो चुकी है।
फायर टेंडर को यहाँ पर लगा दिया गया। इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, यहाँ से फायर टेंडर मंगाया गया, उनकी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनके पास भी फायर टेंडर है, जैसे LG, सैमसंग, JP और DLF, उनके फायर टेंडर को मंगाया गया। अब तक लगभग 40 फायर टेंडर यहाँ पे लगाए जा चुके हैं और जो यहाँ पे पास के फैक्ट्रियों में जो पानी की सप्लाई है उससे भी पानी भर करके और लगातार इस पर आग पे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जो सेकेंड फ्लोर उसकी आग काफ़ी मात्रा में बुझ चुकी है। ग्राउंड फ्लोर सेफ़ है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी आग लगी हुई है, उसको बुझाने का प्रयास चल रहा है। हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में जालियाँ लगी हुई, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको तोड़ करके उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद वहीं यूपी में बीजेपी की विपक्ष पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। एक के बाद एक कई दलों के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छोटी पार्टियां भी लगातार एनडीए का हिस्सा बन रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी में सेंधमारी को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी खास रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी में मची भगदड़, बीजेपी की सियासी सर्जिकल स्ट्राइक, बिखरते कुनबे को संभाल पाएंगे अखिलेश? बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमा हो। एक बार यही हुआ जब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ में कमल थाम लिया। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी झटके पर झटके दे रही है और अखिलेश यादव चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसकी शुरुआत हुई ओपी राजभर से, जब उन्होंने सपा गठबंधन छोड़ दिया, बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने पहले विधानसभा पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। ओपी राजभर ने दावा किया था कि कई सपा नेता जल्द ही बीजेपी का हिस्सा होंगे। पहली बार ओपी राजभर का दावा सच साबित होता दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे? समाजवादी पार्टी के वो नेता जो सपा की सरकार में अच्छे पदों पर रह चुके हैं, आखिर उनके मोहभंग होने की वजह क्या है? क्योंकि हाल फिलहाल सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई नेता ऐसे हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रह चुके हैं। तो क्या सपा में अखिलेश को लेकर एक धड़ा नाराज चल रहा है, जिसका नतीजा इस दल बदल के जरिए सामने आ रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में मची इस भगदड़ का असर लोकसभा चुनाव में होना तय है। अभी जिन नेताओं ने अखिलेश का साथ छोड़ा है, उनमें 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रही शालिनी यादव का नाम प्रमुख है। इनके अलावा सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी का बड़ा विकेट गिराया है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी रणनीति के मोर्चे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि समीकरणों की सियासत में बीजेपी ने हर उस तबके के बड़े चेहरे को साधने का सिलसिला शुरू कर दिया जो जीत हार का गणित तय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक समाज है सैनी समाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी वोटरों का मूल पेशा सब्जी की खेती करना है। ये समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आता है। इनकी तादाद सबसे ज्यादा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा जिलों में है। इन जिलों में जीत हार तय करने में सैनी समाज की अहम भूमिका है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी इस समाज का असर है। ये समुदाय कभी किसी पार्टी का हार्डकोर वोटर नहीं रहा। अपने समाज के नेताओं के साथ ही ये अलग अलग दलों की ओर रुख करता रहा। देखिए, देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है।
यानी साफ है कि बीजेपी में पूर्व सांसद राजपाल सैनी और साहब सिंह सैनी का आना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि धर्म सिंह सैनी अभी समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन सैनी समाज के दो बड़े चेहरों को अपने साथ लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कुल मिला के अखिलेश यादव के लिए यूपी की सियासत में रणनीति बनाना तो दूर, कुनबा सहेजना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रहे सपा मुखिया को अगर चुनावी सियासत में मजबूती से खड़ा होना है तो पहले घर बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। क्या समान नागरिक संहिता की प्रयोगशाला बनने वाला है उत्तराखंड? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से देहरादून से लेकर दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, इसके बाद ये लगभग साफ होने लगा है कि जल्दी ही समान नागरिक संहिता को लेकर कोई निर्णायक फैसला उत्तराखंड में हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड में पहले यूसीसी को लागू करके सियासी असर की पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उसे देशव्यापी लागू करने की कोशिश होगी, क्योंकि उत्तराखंड की बदली डेमोग्राफी में लिटमस टेस्ट के लिए यूसीसी का बिल सबसे ज्यादा मुफीद है। साफ है, चुनाव से पहले अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया तो यकीन मानिए चुनावी सियासत का पूरा समीकरण बदलना तय है। अभी खास रिपोर्ट देखिए। यूसीसी की प्रयोगशाला बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी से बढ़ेगी धामी की सियासी धमक। दिल्ली से देहरादून तक हलचल। यूसीसी बताएगा कि कितना पका सियासी चावल। चुनावी राजनीति में जो एजेंडा पहले सेट करता है, लीडिंग पोजीशन में भी वही होता है। बीते कुछ चुनाव से बीजेपी की रणनीति यही रही है। एजेंडा बीजेपी का होता है और खेलता विपक्ष है, जिसका नतीजा सबके सामने है। इस बार भी यही हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने बीजेपी ने ऐसी बहस छेड़ दी है जिसमें ना चाहते हुए भी जूझने को मजबूर है विपक्ष। याद करिए, अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री ने अपने पहले राजनीतिक भाषण में भोपाल से यूसीसी को लेकर जमकर वकालत की थी, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। पीएम ने बोला और बीजेपी चुप रह जाए, ये कैसे मुमकिन है? केंद्रीय स्तर पे इस पर काम चल रहा है, लेकिन शुरुआती लिटमस टेस्ट के लिए मैदान बनने जा रहा है उत्तराखंड, जहां यूसीसी लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी ने इस बात के स्पष्ट संकेत भी दिए। जल्दी ही मिलेगा, आप उसका इंतजार करिए, कुछ समय बाद मिल जाएगा। जल्दी ही मिलेगा, आप उसका इंतजार करिए, कुछ समय बाद मिल जाएगा। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सियासी तौर पे कितना अहम है, बात उत्तराखंड के चुनावी नतीजों से भी सामने आई है, जब बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में समान नागरिक संहिता का दांव खेला। नतीजा, उत्तराखंड में एक पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती, इस परंपरा पर ब्रेक लग गई और मुख्यमंत्री बनते ही धामी ने सबसे पहले इसी मुद्दे पर पहल की है। सीएम धामी ने की यूसीसी की पहल। धामी ने सीएम पद की शपथ के तत्काल बाद यूसीसी के लिए पहल की। 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनी। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा और दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया। कमेटी को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। इस कमेटी ने सभी पक्षों से बात करके और उनके सुझावों को लेकर इसका मसौदा तैयार किया। 13 महीने के कार्यकाल में 52 बैठकें हुई और 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले। यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून को ही सरकार को मिल चुका है। यानी यूसीसी को लागू करने के लिए अब सिर्फ विधानसभा की मंजूरी ही बाकी है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात होगी कि इसे लेकर देश में तेज होती बहस जो बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने वाली होगी। बीजेपी पूरे देश में ये संदेश देगी कि उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वैसे भी बीजेपी के मूल 3 एजेंडे, जिनमें राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति जैसे मुद्दे पूरे हो चुके हैं, अब बस समान नागरिक संहिता का मुद्दा ही बाकी है। यानी बीजेपी के लिए अगर उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं होगा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।